अल्बर्ट कैमू के 1942 के नॉवल द स्ट्रेंजर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इस कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां समाज के नियम, इंसानी भावनाएं और सच्चाई ये सब आपस में टकराते हैं। इसके लिए हमने एक डिटेल्ड एसे को अपना आधार बनाया है। तो पहली नजर में देखें तो कहानी बहुत सीधी लगती है। हाँ, एक आदमी है, उसकी मां मर जाती है, वो किसी का खून कर देता है और उसे फांसी हो जाती है। सिंपल। बिल्कुल, लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। तो चलिए इसी पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान को उसकी माँ के जनाजे पर आंसू ना बहाने के लिए किसी की जान लेने से भी ज्यादा बड़ा अपराधी मान लिया गया। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो किसी को भी हिला कर रख दे। माँ आज मर गई, या शायद कल, मुझे नहीं पता। हाँ, ये मेल सोल है, कहानी का मेन कैरेक्टर। उसे अपनी माँ की मौत की खबर मिलती है, लेकिन उस पर कोई गहरा असर नहीं होता। वो बस ये सोच रहा है कि चलो 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। और ये जो भावनात्मक दूरी है वो और भी साफ दिखती है जब वो माँ के जनाजे पर पहुंचता है। बिल्कुल। वहां रोने या दुखी होने के बजाय उसका ध्यान दूसरी चीजों पर है, जैसे कमरे में एक अजीब सी गंध है, बाहर सूरज की गर्मी चुभ रही है, या उसे बस थकान हो रही है। उसे दुख से ज्यादा मौसम से बेचैनी हो रही है। हाँ, और तो और वो अपनी माँ के ताबूत के पास बैठकर कॉफी पीता है, सिगरेट जला लेता है, और उसे नींद आने लगती है, जबकि वहां मौजूद दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहे हैं। ये पढ़ते हुए एक अजीब सी एक असहजता महसूस होती है। लगता है कि ये कैसा बेटा है। हाँ, और यही असहजता इस नॉवल का आप कह सकते हैं केंद्र है। देखिए, समाज ने दुख जताने का एक तरीका तय कर रखा है, एक स्क्रिप्ट बना रखी है कि आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है। एग्जैक्टली। माँ की मौत पर बेटे को टूटना चाहिए, रोना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि उसे कितना गम है। लेकिन मेरसॉल वो ये महसूस करने का नाटक नहीं कर पाता जो असल में महसूस नहीं कर रहा। वो हद से ज्यादा ईमानदार है। बिल्कुल। और उसका ये इनकार करना समाज के लिए एक इमोशनल प्रॉब्लम बन जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज सोशल मीडिया पर होता है। अच्छा। हाँ, अगर किसी त्रासदी पर कोई व्यक्ति सही हैशटैग या दुखी इमोजी के साथ पोस्ट नहीं करता तो लोग उसके दुख पर सवाल उठाने लगते हैं। असल भावना से ज्यादा भावना का प्रदर्शन जरूरी हो गया है। सही बात है। कामू इसी दिखावे की पोल 80 साल पहले खोल रहे थे। मेरसोल का अपराध ये नहीं है कि उसे दुख नहीं है, बल्कि ये है कि वो दुख का दिखावा नहीं कर रहा। और ये दिखावा न करने की आदत उसे समाज से और भी दूर ले जाती है। जनाजे के ठीक अगले ही दिन वो समुद्र किनारे तैरने चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और वहां उसकी मुलाकात मैरी से होती है। हाँ। वो साथ में तैरते हैं, हंसते हैं, एक कॉमेडी फिल्म देखते हैं, और उनकी बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। ये किसी भी आम इंसान के लिए बहुत चौंकाने वाला बर्ताव है। एक दिन पहले माँ का अंतिम संस्कार, और अगले ही दिन एक नया रोमांस। पहली नजर में तो ये बहुत क्रूर लगता है। पत्थर दिल। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी पहली बार पढ़कर यही लगा था कि वो कितना असंवेदनशील है। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है। जब मैरी उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, तो वो सपाट तरीके से कहता है, इस बात का कोई मतलब नहीं है, पर मुझे नहीं लगता। हाँ, और शादी के सवाल पर भी उसका यही जवाब है कि अगर तुम चाहती हो तो कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है? ये क्रूरता है या कुछ और? देखिए, यहीं पर कामों की प्रतिभा दिखती है। वो क्रूर नहीं है, वो उन सामाजिक समझौतों को, उन छोटे छोटे झूठ को समझ ही नहीं पाता जिनके सहारे दुनिया के रिश्ते चलते हैं। अच्छा। उसके लिए प्यार और शादी जैसी चीजों का कोई गहरा मतलब है ही नहीं। वो बस जिंदगी में होने वाली घटनाएं हैं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ वर्तमान पर है, शारीरिक अनुभूतियों पर, जैसे सूरज की गर्मी, समुद्र का ठंडा पानी। हाँ, खाने का स्वाद, सिगरेट का धुआं। वो बाहरी दुनिया को अपनी इंद्रियों से महसूस करता है, समाज की सिखाई हुई भावनाओं से नहीं। तो उसकी दुनिया में इन सामाजिक रीति रिवाजों के लिए कोई जगह ही नहीं है। वो एक बाहरी व्यक्ति है, एक स्ट्रेंजर। बिल्कुल। और शायद इसीलिए वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। मेरा मतलब रेमंड से है, उसके पड़ोसी से। हाँ, रेमंड का उसकी जिंदगी में आना कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। रेमंड एक हिंसक किस्म का आदमी है। हाँ, और वो अपनी प्रेमिका से बदला लेना चाहता है, और इसके लिए वो मेरसोल से मदद मांगता है। और मेरसोल मदद कर देता है, इसलिए नहीं कि वो रेमंड से सहमत है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मना करने की कोई खास वजह नहीं दिखती। वो पूरी तरह से उदासीन है। हाँ। वो रेमंड के लिए एक खत लिखता है,
और बाद में पुलिस से झूठ भी बोल देता है ताकि रेमंड बच जाए। ये उदासीनता तो खतरनाक है। बिल्कुल, यही उसकी उदासीनता उसे एक नैतिक फिसलन पर ले आती है। अब तक उसकी ईमानदारी सिर्फ उसी तक थी, लेकिन अब वो दूसरों की जिंदगी में दखल दे रही है। वो अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, वो बस घटनाओं के साथ बहता चला जाता है, और यही बहाव उसे उस समुद्र तट पर ले जाता है जहां सब कुछ बदल जाता है। और उस समुद्र तट पर एक चीज लगातार हावी रहती है, सूरज। सूरज। कामू ने सूरज का जैसा वर्णन किया है वो सिर्फ मौसम का हाल नहीं लगता। गर्मी असहनीय है, रोशनी आंखों में जैसे तलवार की तरह चुभ रही है। ऐसा लगता है जैसे हवा में एक अजीब सा दबाव घुल गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ सूरज सिर्फ मौसम नहीं है, वो एक बाहरी बेपरवाह शक्ति का प्रतीक बन जाता है। मतलब वो कायनात की उस उदासीनता का प्रतीक है जिसे इंसानी भावनाओं से, उसके इरादों से, उसकी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा भारी दबाव जो मेरसुल को एक अनचाही दिशा में धकेल रहा है। तो मेरिसोल की अपनी उदासीनता और सूरज का ये बाहरी दबाव, हाँ, ये दोनों मिलकर उस स्थिति को और भी ज्यादा विस्फोटक बना रहे हैं। और फिर वो विस्फोटक पल आ ही जाता है। लड़ाई के थोड़ी देर बाद मैसेराइल अकेले बीच पर टहलने निकलता है और उसे वही अरब आदमी, रेमंड की प्रेमिका का भाई, एक झरने के पास खड़ा नजर आता है और सूरज वो आग की तरह जल रहा है। जी। उस आदमी के हाथ में एक चाकू है और सूरज की रोशनी उससे टकराकर सीधी मेरसोल की आंखों में चमकती है। गर्मी से उसका सिर घूम रहा है, पसीना उसकी आंखों में जलन पैदा कर रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस गर्मी और रोशनी के जाल में फंस गया है, जहां से हिलना भी मुमकिन नहीं है। और उस पल में कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बस एक असहनीय शारीरिक पीड़ा है। और इसी पीड़ा के बीच वो अपनी जेब में रखी रेमंड की बंदूक पर हाथ रखता है। अरब आदमी उस पर हमला नहीं करता, वो बस वहां खड़ा है, लेकिन चाकू की वो चमक, वो गर्मी का दबाव, और मेरसोल गोली चला देता है। आदमी रेत पे गिर जाता है। एक पल की खामोशी छा जाती है और फिर जो होता है वो समझना और भी मुश्किल है। मेरसुल उस बेजान शरीर में 4 गोलियां और उतार देता है। हाँ। एक गोली तो शायद डर से चल गई हो, पर वो बाकी 4 गोलियां, उनका क्या मतलब था? ये सवाल इस कहानी का मतलब दिल है। वो 4 अतिरिक्त गोलियां इस हत्या को एक साधारण अपराध से उठाकर एक दार्शनिक घटना बना देती हैं। दार्शनिक कैसे? देखिए, ये हत्या नफरत, गुस्से या बदले की वजह से नहीं होती। ये लगभग एक हादसा है जिसे सूरज और गर्मी ने अंजाम दिया। हाँ, ये अब्सर्ड या बेतुकेपन का चरम बिंदु है। इस हत्या का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मकसद नहीं है। वो 4 गोलियां चलाने का काम ये दिखाता है कि वो अपने किए गए काम के मानवीय परिणामों से कितना कटा हुआ है। अच्छा। उसके लिए ये एक शारीरिक क्रिया थी, उस असहनीय दबाव से छुटकारा पाने का एक तरीका। वो बाद में कहता भी है कि ऐसा लगा जैसे वो नाखुशी के दरवाजे पर 4 बार दस्तक दे रहा हो। अब यहाँ से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, मेरसोल की गिरफ्तारी और उसका मुकदमा। हाँ, कोर्टरूम ड्रामा। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा अजीब लगी वो थी मुकदमे की दिशा। मतलब हत्या की बात तो जैसे पीछे ही छूट गई। हाँ। सारा का सारा केस इस बात पर टिक गया कि वो अपनी माँ के जनाजे पर रोया क्यों नहीं। ये कितना बेतुका है। ये बेतुका है, लेकिन यही समाज का असली चेहरा है। अदालत को एक तर्क संगत कहानी चाहिए, एक लॉजिकल नैरेटिव। वो ये नहीं मान सकते कि किसी ने किसी को सूरज की वजह से मार दिया। बिल्कुल नहीं। उन्हें एक मकसद चाहिए, एक चरित्र चाहिए, और जब उन्हें हत्या का कोई पारंपरिक मकसद नहीं मिलता तो वो उसके चरित्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। और वो खामियां उन्हें मिलती हैं उसके व्यवहार में। प्रोसिक्यूटर उसे सवाल करता है, तुम रोए क्यों नहीं? तुमने ताबूत के पास बैठकर सिगरेट क्यों पी? तुमने माँ की मौत के अगले ही दिन एक औरत से रिश्ता क्यों शुरू कर दिया? वो अदालत में दलील देता है कि मेरसोल एक बिना आत्मा का राक्षस है। वो कहता है कि जो आदमी अपनी माँ की मौत पर नहीं रोता, वो बिना किसी पछतावे के किसी और की जान भी ले सकता है। ये तो कनेक्शन ही नहीं है दोनों बातों में। नहीं है। देखिए, समाज उसे उसके जुर्म के लिए नहीं बल्कि उसके अलग होने के लिए सजा दे रहा है। अच्छा। उसे इस बात के लिए परखा जा रहा है कि उसने समाज के तय किए गए इमोशनल नियमों का पालन नहीं किया। उसका सबसे बड़ा अपराध हत्या नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को लेकर ईमानदार होना बन गया है। मतलब समाज का जो पाखंड है वो यहाँ खुलकर सामने आता है। बिल्कुल। समाज को एक पश्चाताप करता हुआ कातिल मंजूर है, लेकिन एक ईमानदार और भाविन इंसान नहीं।
वो मेरसोल में अपनी झूठी दुनिया का प्रतिबिंब नहीं देख पाते, इसलिए उसे मिटा देना चाहते हैं। तो उसका असली गुनाह समाज के नियमों का पालन न करना था। हाँ, कानून तोड़ने से भी बड़ा गुनाह, और इसी आधार पर उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। हाँ, और सजा के बाद जेल में नॉवेल अपने दार्शनिक चरम पर पहुंचता है। मौत से कुछ समय पहले एक पादरी उससे मिलने आता है और उसे ईश्वर की शरण में आने के लिए कहता है। हाँ, पश्चाताप करने और एक बेहतर जीवन की उम्मीद रखने के लिए। और मेरसोल, जो पूरी कहानी में लगभग भावहीन रहा है, पहली बार फट पड़ता है। हाँ, भावनाओं से फट पड़ता है। वो गुस्से में पादरी पर चिल्लाता है कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, न ईश्वर का, न धर्म का, न मौत के बाद की जिंदगी का, न किसी उम्मीद का। सच बस एक है, हर किसी को एक दिन मरना है। चाहे वो पादरी हो या वो खुद, जिंदगी का कोई अंतिम या बड़ा मतलब नहीं है। और ये जो गुस्सा है, ये उसके लिए एक तरह की आज़ादी लेकर आता है। तमाम झूठी उम्मीदों और सामाजिक दिलासों को ठुकराकर वो सच्ची आज़ादी पा लेता है। जब वो ये मान लेता है कि जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं है और ये ब्रह्मांड उसकी परवाह नहीं करता, तो मौत का डर भी खत्म हो जाता है। उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है। इसी को वो दुनिया की कोमल उदासीनता कहता है। ये लाइन बहुत खूबसूरत है, बहुत गहरी है। वो समझ जाता है कि ये कायनात न उससे नफरत करती है न प्यार, वो बस मौजूद है, ठीक उसी तरह जैसे वो खुद मौजूद है। और इस समझ के साथ वो मौत को स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल यही कहानी का दार्शनिक क्लाइमैक्स है। जी, उसने बेतुकेपन को स्वीकार कर लिया है और इसी में उसकी जीत है। वो समाज के बनाए झूठ में मरने के बजाय कायनात के सबसे बड़े सच के साथ मर रहा है कि जीवन का कोई तयशुदा अर्थ नहीं है और हम सब अकेले हैं। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो द स्ट्रेंजर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस दुनिया में ईमानदारी की कीमत चुकाने की कहानी है जो हर कदम पर दिखावे और प्रदर्शन की मांग करती है। हाँ, मेरसोल को सजा हत्या करने के लिए उतनी नहीं मिलती जितनी प्यार, दुख या विश्वास का ढोंग करने से इनकार करने के लिए मिलती है। कामो हमें दिखाते हैं कि भले ही जिंदगी का कोई भव्य अर्थ ना हो, लेकिन हम इसे इसकी बेतुकी प्रकृति को स्वीकार करके पूरी सच्चाई और तीव्रता से जी सकते हैं। और उसकी आखिरी इच्छा भी तो यही दिखाती है। वो चाहता है कि उसकी फांसी पर बहुत बड़ी भीड़ जमा हो और वो नफरत से चिल्लाए। ये भी अजीब है। पहली नजर में अजीब लगता है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि उसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और वो अपनी पहचान के साथ ही मरना चाहता है। मतलब वो नफरत भी उसके अस्तित्व की एक पुष्टि होगी। बिल्कुल, वो दुनिया को ये बताकर जा रहा है कि मैं यहाँ था और मैं तुम्हारे नियमों से अलग था। वो खामोशी में गुम नहीं होना चाहता। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है, एक ऐसी दुनिया में जहां भावनाओं का प्रदर्शन सच्चाई से ज्यादा जरूरी हो गया है, अपनी असलियत पर टिके रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? और क्या एक असहज सच एक आरामदायक झूठ से ज्यादा कीमती है?